उनकी इधर और उधर से जो सूचना थी वो यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाती थी। आइए हम भी उसी तरह अपनी कलम और कैमरे का समाज हित में और राष्ट्र हित के लिए उपयोग करें। जैसे नारद जी अपनी वीणा का उपयोग करते थे, ठीक उसी तरह हम लोग भी अपनी कलम और अपने कैमरे का समाज हित में, राष्ट्र हित में उपयोग करें। कहा गया है कि नारद जी सच्चे और निर्दोष लोगों की जो पुकार थी उसे भगवान तक पहुंचाते थे। उन्होंने देवताओं के साथ असुरों का भी सही मार्गदर्शन किया। यही वह वजह है जिसके कारण हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। यही वह वजह है जिसके कारण सभी लोगों में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और नारद जयंती बनाई जाती है। नारद जी आदि पत्रकार के रूप में हमारे सभी इतिहास में, मतलब ये किसी को जानने की और सोचने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत सारी सीरियल्स में, बहुत सारी फिल्मों में नारद जी का जो स्वरूप था, उनका जो रोल था वो देखा होगा। और नारद जी की कोई भी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस तरह की शख्सियत थे, किस तरह के वो भगवान तक सूचनाएं पहुंचाते थे, लोगों का भला करते थे, समाज का भला करते थे। और वही मतलब प्रेरणा हम उनसे लेने के लिए, उनसे प्रण लेने के लिए, यह संकल्प करने के लिए मान लीजिए कि हम भी उसी पथ पर उसी तरह उनसे प्रेरणा लेते हुए अपने अपने काम पर आगे बढ़ेंगे। अभी मैं यशपाल जी को मैं चाह रही हूँ कि आज के इस उपलक्ष्य में यशपाल जी अपने कुछ विचार व्यक्त करें, कुछ यहाँ जो विद्यार्थी और पत्रकार इकट्ठा हुए हैं उन तक अपनी भावनाओं को पहुँचाएं। यशपाल जी कृपया आपका स्वागत। जो है ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है और जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पे बहुत ही आदरणीय माननीय हमारे विजय कुमार जी, प्राण प्रचारक स्वयं सेवक संघ से हैं हरियाणा से, वो उनका मेरे को सानिध्य मिलेगा। और हमारे भारत भूषण कपूर साहब मुख्य अतिथि के रूप में, और आर.पी. सैनी साहब हमारे बहुत ही आदरणीय प्रिंसिपल साहब डीएवी कॉलेज के, हमारे जैन साहब, विस्पाल राणा जी, हमारे महेंद्र जी, जिला कार्यालय साहब और बहुत से सारे सम्मानित जो साथीगण आज यहाँ आए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के लिए के को मीडिया डे कह लो या इसको चौथे स्तंभ का जो दिन है, दिवस आज हम मना रहे हैं नारद जी की जयंती के उपलक्ष्य में, वो एक हमें याद करने की जरूरत है कि हम किस तरह से सजग प्रहरी के रूप में लोकतंत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ मीडिया के लोगों ने जहाँ तक आज जितना अवेयरनेस और जागरूकता है मीडिया में, और जिस तरह से सोशल मीडिया अपना रूप ले चुका है अच्छे तरीके से, तो ये एक इतना जबरदस्त सजग प्रहरी के रूप में कार्य कर रहा है कि आज बहुत सारी चीजें जो है मीडिया के योगदान की वजह से सीधे ट्रैक पे आ रही है। अगर कोई आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है तो वो ट्रैक पे आ रही है, और उसमें मैं समझता हूँ कि हमें तालियों की गड़गड़ाहट से आज इस आयोजन के माध्यम से उन सभी हमारे मीडिया के साथी जो सजग प्रहरी भी हैं, हमारे बहादुर मीडिया के साथी हैं, उनका अभिवादन करना चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट। आजकल विश्व के अंदर कुछ भी घटना घट रही है, आजकल युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के अंदर, तो वो भी हमारे सामने कुछ भी जो इंफॉर्मेशन आती है वो मीडिया ही लेके आती है। तो मेरा यही विचार है कि जो मीडिया है वो अपना काम पूरी तरीके से और सही तरीके से पहुंचे पत्रकार बंधुओं व प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्योंकि एक शिक्षाविद के नाते इस कार्यक्रम में मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिए बुलाया गया है, तो सबसे पहले तो मैं देव ऋषि नारद मुनि जी की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और उसके बाद 5 मिनट केवल आपसे संबंधित जो है, जो आपके कैरियर से संबंधित जो बातें हैं, और जो हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं उन्होंने अपना पत्रकारिता में अपना कैरियर एस्टेब्लिश कर लिया है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं
वो किस तरह से जो है ना जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए कुछ 2-4-5 मिनट आपसे बात करूंगा। आप सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में अनेक विश्वविद्यालय, अनेक महाविद्यालय स्थापित हैं और पत्रकारिता जो विषय है वो ज्यादातर विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जितने भी विश्वविद्यालय से जो विद्यार्थी पत्रकारिता की डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं, क्या वो पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई मुकाम हासिल कर पाते हैं? क्या एक क्लास के 60 विद्यार्थी है, 60 विद्यार्थी के 60 विद्यार्थी रोहित सरदाना जैसा नाम कमा पाते हैं? अगर नहीं कमा पाते हैं तो हमें आत्म मंथन करने की जरूरत है, हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की जरूरत है कि अगर हम पहले 2-3-4% में नहीं आ सकते तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलना है कि हम किस तरीके से हमारे जो शिक्षक गण हैं वो जो स्किल्स हमें दे रहे हैं, वो ज्ञान हमें दे रहे हैं, उसको ग्रहण करने में कहाँ कमी रह गई है, जिसकी वजह से हम बाकी जो 3-4% जो टॉपर्स हैं या जो अव्वल हैं उनकी तरह नहीं बन पाए। आपको एक उदाहरण के जरिए थोड़ा सा आपके समक्ष एक विचार रखना चाहूंगा। लॉर्ड मैकाले अपने पिता को एक पत्र लिखते हैं और कितनी घृणता जो है भारतीयों के प्रति उनके मन में भरी थी, उसका दृष्टांत सिर्फ 2 वाक्यों में मैं आपको बताऊंगा। एक पत्र के माध्यम से अपने पिता को कहते हैं कि भारत में हम एक नौकरों की फौज पैदा कर रहे हैं। हमने जो शिक्षा नीति जो भारत में हमने लागू की है, उससे नौकरों की फौज हमें एक जो ना मिल रही है और वो सालों साल जो है उस जो नौकरी वाला जो एक उनकी मानसिकता है वो बदलेगी नहीं। आप देखिए विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हैं, जब भी कॉलेज में वो दाखिला लेते हैं उनका एक ही ध्येय रहता है, मुझे क्लर्क बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे जो ना मैनेजर बनना है। नौकर, सिर्फ नौकर वाली मानसिकता उसके मन में है कि मुझे, चाहे वो नौकर क्लरिकल लेवल का है, चाहे वो नौकर IAS लेवल का है, मुझे केवल नौकर बनना है। अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। हमें जॉब सीकर नहीं बनना है, हमें जॉब प्रोवाइडर बनना है। और वो कब बन सकते हैं? जब आप अपनी मानसिकता में अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे, ये सोचेंगे कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाकर ही हम जो है ना राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकते, बल्कि अन्य तरीकों से भी हम जो है ना अपने राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। उसके तौर पे जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, पत्रकारिता के क्षेत्र की अगर हम बात करें, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन आज करनाल में अगर हम सड़कों पे निकलते हैं, 2-3 हमारे सोशल मीडिया के चैनल हैं, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि 60 लाख फेसबुक फॉलोअर्स है, 60 लाख यूट्यूब फॉलोअर्स है, इतने लाख ये ट्विटर्स पे फॉलोअर्स है। तो मेरा कहने का जो भाव है, मेरा कहने का भाव ये है कि आप कॉलेज में शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं, तो आप केवल एक दृष्टिकोण अपना ना रखें कि मुझे तो नौकरी ही केवल लेनी है। आप एक दृष्टिकोण ये भी रख सकते हैं कि मुझे अगर नौकरी नहीं मिलती है या मुझे नौकरी करनी ही नहीं है, मुझे ऐसा काम करना है कि मैं अपने साथ साथ 10, 12, 15 लोगों को और रोजगार दे पाऊं। ऐसा उदाहरण जो मैं करनाल का दे रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल है जो इंडिपेंडेंट बिना किसी की नौकरी किए जो है ना अपना चैनल चला रहे हैं और 10, 15, 20 लोगों को पत्रकारिता के क्षेत्र में रोजगार देने का काम कर रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी मानसिकता मुझे लगता है कि आज के युवा को अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है। जो भी शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान अपनी तरफ से जो शिक्षक गण है वो भरपूर प्रयास करते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो हमारे कॉलेज में, विश्वविद्यालय में आए हैं, वो हमारे विश्वविद्यालय का, हमारा और देश का नाम रोशन करें। आपका योगदान विषय पर विचारों का आदान प्रदान करने हेतु एकत्रित हुए हैं।
आज की इस विचार संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने पर सम्मानित होने का मैं बहुत ही हृदय से महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए मैं इस संगोष्ठी के समस्त आयोजकों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। पत्रकारिता हम सभी जानते हैं एक ऐसा पेशा है जिसे समाज को सजग करने का एक दायित्व मिला हुआ है और जो कि एक महत्वपूर्ण दायित्व है। इस पेशे में सेवारत सभी पत्रकार बंधु प्रारंभ से ही अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए अपना एक विशेष स्थान समाज में स्थापित करते हैं और किसी भी युग में ये चुनौतियां कम होंगी इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि यह व्यवसाय समाज को एक आईना दिखाने का व्यवसाय है और सच्चाई को क्योंकि बहुत कम पसंद किया जाता है। यह योग का क्षेत्र है, भोग का नहीं। पत्रकार साथियों को अनेक दुष्कर परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होता है। इस बारे में हमारे यहाँ पधारे हुए हमारे RSS के ब्रांड प्रचारक श्री विजय कुमार जी, जो कि आज इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी हैं, विस्तार में हमें बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ उपस्थित गणमान्य में से अधिकतर यह जरूर जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए करने वाले राष्ट्रीय साप्ताहिक 5 गन्ने का गला घोटने की कितनी बार और किस तरह तक कोशिश की गई, ये इससे हम कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। आज की विचार संगोष्ठी हमारे देव ऋषि नारद जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने अनेक फिल्मों और अनेक धार्मिक धारावाहिकों में नारद जी को इधर की खबर उधर और उधर की खबर इधर देते हुए नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए, उद्बोधन करते हुए, प्रेषित करते हुए देखा होगा। यदि हम गहराई से गौर करें तो एकदम हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि सूचनाओं का ये आदान प्रदान कल्याणकारी भावना से किया गया था, ना कि किसी कलह कलेश के लिए, जिसके बारे में उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। नारद जी पुराने काल के हर काल में विद्यमान रहे। सतयुग में वे राजा हरिश्चंद्र को आदर्श राज धर्म का मार्ग दिखाते हैं। त्रेता युग में राम जी को असुरों दैत्यों के विनाश हेतु प्रेरित करते हैं। द्वापर युग में सक्रिय सलाहकार की एक भूमिका निभाते हैं। लेकिन तथ्यों के आधार पर माना जा सकता है कि पिछले 200 वर्षों में महाराज जी की छवि को नष्ट भ्रष्ट करने का एक योजनाबद्ध प्रयास हुआ और उन्हें विवाद बनने वाला पात्र प्रमाणित करने की निराशाजनक व पूर्वाग्रह से संघर्षित घोषित की गई है। जबकि नारद जी को प्राचीन भारत के हर काल में श्रेष्ठतम व कल्याणकारी ऋषि व अद्वितीय महापुरुष होने का सम्मान प्राप्त रहा और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और योग से न केवल पूरी परिस्थिति को भांप लेते थे, परंतु किसी के मन में क्या विचार चल रहा है ये भी वो जान लेते थे। भगवत गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने खुद कहा है, ऋषियों में मैं नारद हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ऋषियों में नारद जी को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हैं। उच्च कोटि के आचार व्यवहार वाले, शास्त्रों के ज्ञाता व मधुरभाषी नारद जी निरंतर लोक कल्याण के कार्यों में रत रहे। यहाँ लोक कल्याण का जिक्र हुआ है, वहाँ मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का जिक्र किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मैं उन्हें भी लोक कल्याण के पुनीत उद्देश्य में जुटे महापुरुषों में से एक मानता हूँ। मैं हरियाणा के जन साधारण के साथ साथ समाज के हर वर्ग की तकलीफें दूर करने में निस्वार्थ भाव से जुटे हुए हैं। हर कार्यकर्ता के दुख सुख का वे पूरा ध्यान रखते हैं और उसमें वे निसंकोच शरीक होते हैं। अभी पिछले सप्ताह हमारे बैंकट हॉल राजघराना में एक भयंकर अग्निकांड हो गया, जिसके पश्चात उनका विनम्र संदेश प्राप्त हुआ तो ऐसा लगा मानो किसी आदमी ने सिर पर संदावना भरा हाथ स्नेहपूर्वक रख दिया हो और अपना संपूर्ण आशीर्वाद हम पर प्रयोग किया कि इस अवसर पर DAV PG कॉलेज करनाल में पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हरियाणा के प्रांत प्रचारक आदरणीय श्री विजय कुमार जी, आदरणीय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में मंच पर विराजमान श्री भारत भूषण कपूर जी, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के
सदस्य भी हैं। उसके साथ साथ मंच पर विराजमान डॉक्टर धर्मपाल सिरोही जी, क्षेत्रीय निदेशक इग्नू, संघ कारवा करनाल महेंद्र नरवाल जी, यशपाल जी और पूरे करनाल जिला के पत्रकार बंधु, सीनियर जर्नलिस्ट शैलेंद्र जैन जी, संवाद समन्वय और विश्व संवाद केंद्र के जितने भी आयोजक साथी पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं, सबका इस कार्यक्रम में अपने कॉलेज में अभिनंदन करते हुए, क्योंकि हम भी इस कार्यक्रम में आयोजक की भूमिका में हैं, इसलिए हमारे बीच में बहुत ही तपस्वी व्यक्तित्व जिन्होंने अपने पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में लगाया है, वो विराजमान है मुख्य वक्ता के रूप में। मेरी इच्छा भी रही एक दो बार पहले उनको आमंत्रित करने की, और मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पे, उसमें उनसे प्रार्थना की थी, लेकिन वो कहीं बाहर थे, प्रवास के दौरान यहाँ नहीं थे, इसलिए वो आ नहीं पाए थे। तो आज के इस कार्यक्रम में वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मुझे पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत उनके आगमन की खुशी है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मेरे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही ये खुशी की बात है, क्योंकि जब इस प्रकार के राष्ट्रभक्त तपस्वी व्यक्तित्व जिन्होंने भारत माता की सेवा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज की सेवा के लिए अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय लगा दिया हो, उनको जब हम सुनेंगे, उनकी जो वेव्स हैं, उनके मुंह से निकली हुई एक एक बात हमारे तरीके से हम रखने वाले जरूर सकारात्मक सोच के साथ बढ़े। पिछले 200 साल में नारद जी की जो भूमिका है उसको किस प्रकार से दर्शाया गया है, ये बात भी हमारे मुख्य अतिथि ने हमारे बीच में रखी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक होने के नाते, जैसा कि डॉक्टर धर्मपाल जी ने भी अपनी बात में कहा, मैं भी वही बात उन्हें रिपीट करना चाहता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य जो है वो वास्तव में कोई बेरोजगारों की फौज या नौकरों की फौज या कोई इस प्रकार की फौज का निर्माण करना नहीं है, बल्कि अच्छे नागरिकों, सभ्य नागरिकों का निर्माण करना, ऐसे नागरिक जिनमें राष्ट्रीय चरित्र हो, जो अपने देश और समाज के प्रति समर्पित हों, संस्कारवान हों, सूझवान हों, उनको फिर रोजगार तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। और पिछले 70 सालों में देश में राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, यदि उसमें बहुत बड़े बड़े झटके लगे हैं या पूरी तरह से वो बाधित रही है, ठीक ढंग से हम उस मुकाम पे नहीं पहुंच सके हैं जो हमने सोचा था, जिस मकसद के लिए आज़ादी को हासिल किया था, तो उसमें ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारी शिक्षा नीति, हम अपने विद्यार्थियों को क्या दे के भेज रहे हैं। वर्तमान समय में हमारे विद्यार्थी शिक्षा में क्या लेके जा रहे हैं, और जो पत्रकार बंधु हैं वो भी मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं। हमारे बीच में मेरे विद्यार्थी बैठे हुए 70-80 जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उन्हीं में से बहुत से पत्रकार बंधु भी पढ़ के आए हैं, या कुछ अनपढ़ लोगों ने भी अपने हाथ में कैमरे पकड़ लिए हैं या वो पत्रकारिता शुरू कर दी है। तो मैं इस मंच से सबको यही संदेश देना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि कमिटमेंट के साथ काम करें। देश की, समाज की जो अस्मिता है, जो गौरव है, डिग्निटी है, हमारे बीच में डॉक्टर राधे श्याम शर्मा जी, पूर्व वाइस चांसलर उपस्थित हुए हैं। मैं मंच पे उनको आमंत्रित करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। अभी बात हुई थी मेरी, और के लिए मुझे उपस्थित किया है। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, क्योंकि हमने जो असली विचार सुनने हैं, जैसे प्रजातंत्र में हम चौथा स्तंभ पत्रकारों को मानते हैं, मीडिया को मानते हैं, तो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ जाती है। तो हम जिम्मेदार पत्रकार बने, हम देश और समाज के प्रति हमारी कमिटमेंट हो, हम प्रतिबद्ध तरीके से कोई भी सूचना का आदान प्रदान करें, चाहे वो समाज में भेज रहे हैं या सरकार को दे रहे हैं या सरकार की सूचना जनता में पहुंचा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। हमारे देश का जो होगा वो आपके कंधों पे बोझ है। एक विद्यार्थी ने कहा हमारे देश का क्या होगा। हमारे देश का बहुत ही उज्जवल भविष्य है। यदि देश में आज भी
ऐसे ऐसे व्यक्ति उपस्थित हैं हमारे बीच में जो पूरा जीवन देश और समाज के लिए निस्वार्थ लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे देश का भविष्य सुरक्षित होगा और उज्जवल होगा। आप तालियां बजाते हैं। मंचासीन आगे ना विद्यालय परिवार के मुखिया आदरणीय सैनी जी और संयोग से अभी भी पधारे श्री राधेश्याम जी, श्री धर्मपाल जी, आदरणीय भारत की कॉलेज में हर तरह का मजाक भी चलता है। एक व्यक्ति बिजनेसमैन था और लगभग 25 वर्ष के बाद अपने कॉलेज के सामने से दोबारा निकला। अपने पुराने कॉलेज को याद करता हुआ मैं भी कॉलेज के अंदर घुसा तो कॉलेज का लॉन, कॉलेज के प्रधानाचार्य जी का कक्ष, ये सेमिनार हॉल, तो यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, आपको बधाई हो इस बात के लिए। तो वो जब कॉलेज के सामने से निकला, आपके लिए बधाई, तो उसके ध्यान में आया कि चलो एक बार कॉलेज में देखता ही जाऊं, मेरा पुराना कॉलेज है, मन के अंदर भावना रहती है। तो उसने अपनी गाड़ी पार्क की और कॉलेज के अंदर बिना किसी को बताए बड़े शानदार सामान्य तरीके से, हालांकि बड़ा उद्योगपति था, सामान्य रीति से अपने विद्यालय के अंदर, और विद्यालय के अंदर उसने जाते हुए देखा कि जो द्वार पर चौकीदार बैठे थे, तो उसको ध्यान में आया कि ये लगभग 60 वर्ष के हैं और ये वही पुराने रामू काका उसके अपने कॉलेज के समय में थे। तो उसने श्रद्धा से नमस्कार भी की, प्रणाम भी किया और उनको कहा कि वाह वाह वही पुराने रामू काका। अब ये कॉलेज की यादों में खो गया। थोड़ा आगे गया, आगे जहाँ पर पहले पानी पीने की व्यवस्था होती थी वहीं अब थी। इतने कि उसके समय में, उस समय वाटर कूलर नहीं लगा हुआ था, शेड नहीं बना हुआ था, केवल एक हैंडपंप था। लेकिन इसको ध्यान में आया कि वही पुरानी पानी पीने की जगह। थोड़ा और आगे बढ़ा, एक बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ तो वैसे ही बहुत पुराना चलता है। उन्होंने कहा वही पुराना बरगद का पेड़। आगे गर्ल्स विंग का हॉस्टल था। गर्ल्स विंग के हॉस्टल से एक बहन बाहर निकली और एक अध्यापक ने उसको टोक दिया, कहाँ जा रही है? और पीछे पीछे एक लड़का भी था और इस चीज तब तक पहुंचा था, वही पुराने रामू काका, वही पुराना पानी का स्थान, वही पुराना बड़ का पेड़। और जैसे नजदीक पूछा, उस बेटी ने कहा, बहन ने कहा, सर मैं सब में जा रही थी, ये मेरा कजन है मेरा। तो उसने सुन रहेगा वही पुराने बहाने। तो कॉलेज की कुछ चीजें तो पुरानी नहीं होती, और ये जो बैठ के गपशप करना ना, ये भी पुराना मामला है। चाहे 25-30 साल चाहे डॉक्टर साहब के समय में ये कॉलेज में पढ़ते होंगे, चाहे राधेश्याम जी के समय में पढ़ते होंगे, उनके बाद के समय में हमने अपने कॉलेज पास किया, उस समय और इस समय में कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये मनुष्य का मन है। लेकिन इस मनुष्य के मन के अंतर्गत ही आज का ये जो कार्यक्रम है, इस मनुष्य तक सारी अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, अपने रिस्क लेने के कारण से, यानी पत्रकार के रूप में कोई व्यक्ति कितना रिस्क लेता है। यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, युद्ध भूमि में जाकर भी उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाता है। देश में आतंकवादी हमला कहीं अगर हो गया, ट्रेड सेंटर पर हो गया, तो वहां जाकर भी पत्रकारिता करता है। ऐसे रिस्की वातावरण में, ऐसी नियमितता के तौर पर नित्य प्रति जो हम तक समाचार पहुंचाते हैं, ऐसे पत्रकारों के सम्मान का कार्यक्रम है। इसलिए आप सबको ध्यान से सुनना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और संघ के विरोधी हैं, उन्होंने कहा नारद जी कौन से पत्रकार थे, ये संघ वाले भी पता नहीं कौन सी नई बात करते रहते हैं। लेकिन आज गढ़ते रहते हैं कि नहीं गढ़ते रहते, उसका तो मैं प्रमाण दूंगा। लेकिन ये मुझे सुन के बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि बेशक हमने ही गढ़ी हो, लेकिन आज हमने नारद जयंती को पत्रकारों के आदि गुरु और आदि पर्व के रूप में विख्यात कर दिया। ये हमारी ताकत है। आज देश दुनिया भर के पत्रकार मानते हैं कि महर्षि नारद हमारे आदि गुरु थे, आदि पुरुष थे। और ये भी नहा कि नहीं है, इसका कारण है, यहाँ पत्रकारिता के बनने वाले विद्यार्थी भी बैठे हैं, मैं उनको भी ध्यान कराना चाहूंगा। हम सोचकर देखें महर्षि नारद कौन थे। देव ऋषि, महर्षि, ऐसी उनको उपाधि हमने दी है। उनके बारे में जैसे पहले मंच से बताया, नारायण नारायण, एक विदूषक बड़ा अच्छा शब्द है, और अगर सरल शब्द बोलना पड़े तो एक जोकर। इस तरह की भूमिका पिछले कुछ वर्षों में कुछ टीवी के सीरियल्स ने, फिल्मों ने उनकी बनाई है। हमको भी लगता है कि जो व्यक्ति इधर की बात उधर करता है, जो व्यक्ति झगड़ा कराता है, जो व्यक्ति गड़बड़ करता है, वो तो नारद मुनि की भूमिका में आता है। लेकिन अगर गंभीरता से विचार करेंगे तो नारद जी केवल यही थे क्या, या केवल ये भी थे या नहीं थे?
ये नारद जी के प्रति हम सबका किया हुआ अपमान है, दुष्टता है, क्योंकि नारद जी जो है वो हम सोच भी नहीं सकते। नारद जी ने अपने पुरुषार्थ से, अपनी हिम्मत से, अपनी तपस्या से देव ऋषि की उपाधि हासिल की थी। मतलब पहली बात तो ऋषि थे। ऋषि वही होते हैं जो रिसर्च करते हैं। आज की भाषा में जिसको रिसर्चर्स कहते हैं, वो रिसर्च करने वाले उस समय ऋषि होते थे। तो उन्होंने कितनी रिसर्च की होगी कि उनको ऋषि की उपाधि मिली, और वो देवताओं, दानवों, मानवों सबके पास जाकर घूमते थे। ऐसी उन्होंने पुरुषार्थ से सिद्धि हासिल की थी, इसलिए उनको देव ऋषि नारद कहा जाता है। और ये देव ऋषि नारद केवल सूचनाओं के आदान प्रदान नहीं करते थे, वो पूरे देश के अंदर चूंकि घूमते थे, उनका एक क्रम था, उनका एक तरीका था। वो पलक झपकते ही, मेरे को कल रोहतक से पंचकुला पहुंचना था, तो रास्ता लंबा था, तो मैंने उनको कहा काश ऐसी कोई मशीन होती जिसके अंदर हम घुसते और सीधा पंचकुला पहुंच जाते, या घुसते और सीधा 10 साल पहले 5 साल आगे पहुंच जाते थे। उस समय ऐसी कोई मशीन थी नहीं थी, लेकिन देवऋषि नारद के पास ऐसी उपलब्धि थी कि वो पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकते थे। इतनी सिद्धि किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात थोड़ी है। और ये सिद्धि, ये परमिट उन्होंने अपने पुरुषार्थ से हासिल किया था। और जहां जाते थे वहां के कष्ट सुनते थे, वहां की समस्या सुनते थे, और संबंधित व्यक्ति को बताते थे, और संबंधित व्यक्ति के मन के अंदर इस बात का दबाव भी डालते थे कि ये समस्या ठीक होनी चाहिए। पृथ्वी लोक पर ये दिक्कत है, ये देवताओं को बताते थे। दानवों के मन के अंदर क्या चल रहा है, ये देवताओं को बताते थे। देवता भी अगर कुछ गड़बड़ करते थे तो उनके भी कान पकड़ने का काम जो करते थे वो देवऋषि नारद करते थे। इसलिए वो आदि गुरु है, इसलिए वो हमारे पत्रकारों के प्रमुख है, ऐसा हमको मानना चाहिए।